वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज खान। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवार खाबर और आज सबसे पहले हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर मुमलिकत की स्टेटमेंट के हवाले से, जो उन्होंने पेट्रोल की कीमतों के हवाले से एक अजीब व गरीब सी थोड़ी स्टेटमेंट दी है कि गरीब आवाम के लिए पेट्रोल की प्राइसेस डिफरेंट होंगी, जबकि अमीर तबके के लिए कुछ और ही रेट्स होंगे। तो तयन कौन करेगा कि वैसे अमीर कौन है, गरीब कौन है? क्योंकि जहां पर रिलीफ लेने की बात आती है तो मेरे ख्याल से हमारी कौम बड़ी अच्छी तरह से जानती है कि अमीर से गरीब कैसे होने, और चोर रस्ते अनवार बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो खबर क्या है, खबर शेयर कीजिएगा। खबर यह है कि गरीब आवाम के लिए 100 रुपए सस्ता, जबकि अमीर तबके के लिए पेट्रोल 100 रुपए महंगा करने का ऐलान किया है। मतलब जो अमीर है उसको 100 रुपए ज्यादा देने हैं, गरीब को हम फायदा पहुंचाएं, उनको 100 रुपए कम में पेट्रोल मिले। और ऐसा ना हो जाए जिस तरह से नबिया कह रही है कि चोर रस्ते बहुत पहले सोच लिए जाते हैं, तो जो गरीब हैं वो फिर पेट्रोल महंगे दामों ना बेचने लग जाए। हाँ, उस तरह का निजाम नहीं है ना कि ऑनलाइन डेटा चेक कर लिया जाए, हर चीज ऑनलाइन सामने आ जाए। तो किस तरीके से इसकी जो शफाफियत है उसका ख्याल रखा जाएगा। बहरहाल मैं तो स्कूटी लेने के बारे में फिर सोच रही हूँ इस खबर के बाद। आप क्या सोच रहे हैं? मैं भी फिर कोई 70 खरीद लूंगा अगर फ्यूल सस्ता, इतना ज्यादा सस्ता मिलेगा। तो मुसद्दिक मलिक साहब को चाहिए था कि कोई वे इसका बताते कि किस तरीके कार से ये करेंगे। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि गरीब आवाम के लिए वो गैस भी सस्ती करेंगे, इसका भी तयन कैसे होगा, ये समझ से बालातर है। और इस तमाम काम के लिए स्टेटमेंट आई है, इस पे इम्प्लीमेंट होता है नहीं होता, क्या किया जाता है, क्योंकि इंतखाबात भी अगर करीब करीब आते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि चलो गरीब के बारे में कुछ ना कुछ सोचा जा रहा है, सोच विचार की जा रही है, और अगर उनको रिलीफ मिलता है इस तबके को तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि इलेक्शन के टाइम पे इस तरह की बातें जो होती हैं वो फिर अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए होती हैं? तो मुसद्दिक मलिक मजीद ये कह रहे हैं कि हमने गरीब और अमीर के लिए दो पाकिस्तान अलग कर दिए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि वो गरीब के पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो शायद अब ये जो अपना प्रोटोकॉल है ये भी खत्म करेंगे। पाकिस्तान में कुछ लोग स्टक रह जाएंगे, कुछ पुराने पाकिस्तान में। तो लेकिन जो पेट्रोल की कीमतों के निफास उनकी इंटेंशंस पे शक हम नहीं करते हैं। अगर उनकी ये स्टेटमेंट सामने आई, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए और जो कम से कम गरीब तबका है उसको तो इस मुल्क में रिलीफ मिल जाए। बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं ऑन टॉप स्टोरीज। इमरान खान पे मुकदमात का अंबोशा खाना केस पे नैब ने तलब कर लिया। आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त, वजीर आजम का दो टोक ऐलान। मुबैना ऑडियो लीक्स, साबिक चीफ जस्टिस की तरफ से नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। बालों के रंग और रंग बिरंगे बर्गर भी होंगे आज के शो का हिस्सा। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और आजकल साबिक चीफ जस्टिस और साबिक आर्मी चीफ अपने बयानात और इंटरव्यूज की वजह से खबरों में। एक तरफ साबिक चीफ जस्टिस के बयानात चल रहे हैं, ऑडियो लीक सामने आ रही हैं, इमरान खान जनरल बाजवा पर मुसलसल सख्त तनकीद कर रही हैं, तकरीबन रोज ही उनकी तनकीद का सिलसिला जारी रहता है। उधर से जो हुकूमत की तनकीद है वो भी उनकी भी सदमे रहते हैं। ऐसे में नामवर सहाफी शाहिद मेतला की जनरल बाजवा से अनवार मुलाकात हुई है और इस मुलाकात का अहवाल उन्होंने अपने वीलॉग में किया है, जो कि काफी वायरल हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत से ऐसे इंकशाफात हैं कि सहाफियों और सियासतदानों के बारे में भी हुए हैं जो कि शाहिद मेतला के तवस्सुत से सामने आए हैं, और अभी इसकी पहली किस्त ही सामने आई है और दूसरी किस्त अभी सामने आना बाकी है। और हम डे बाय डे देख रहे हैं नबिया कि जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला है वो बढ़ता चला जा रहा है। साबिक चीफ जस्टिस के हवाले से कुछ ऑडियो लीक्स मंजर आम पर आई हैं, शो में हम वो भी डिस्कस करेंगे। और अभी जो साबिक आर्मी चीफ का एक इंटरव्यू मंजर आम पर आ रहा है जिसको शाहिद मेतला साहब ने अपने वीलॉग में डिस्कस किया है, उस पर काफी बात की जा रही है। जो पॉइंट्स रेज किए गए हैं इमरान खान के हवाले से, जो जनरल टाट बाजवा की जानिब से बातें की गई हैं। अच्छा अनवार, काफी लोग थिंक टैंक्स हैं जो नामवर सहाफी हैं वो इस बात पर भी तनकीद कर रहे हैं, जैसे बाजवा साहब ने पहले भी इंटरव्यू किया और जावेद चौधरी साहब के साथ एक जुट ने पूरा सिलसिला देखा, और अभी जो ये रीसेंट इंटरव्यू हुआ है शाहिद मेतला साहब के साथ, इसकी सेकंड एपिसोड भी आना बाकी है। दूसरी जानिब जो इमरान खान हैं वो भी मुसलसल तनकीद कर रहे हैं साबिक आर्मी चीफ पर, मौजूदा चीफ पर भी उन्होंने मौजूदा पर भी उन्होंने तनकीद की। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ दिन गुजरते हैं या
अगले दिन इमरान खान की जो स्टेटमेंट है वो तब्दील हो जाती है। तो समझ में नहीं आ रहा कि इमरान खान एक्चुअली किस तरह की सियासत करेंगे। जो उनकी स्टेटमेंट है एक दिन पहले कुछ और होती है, अगले दिन वो तब्दील हो जाती है। जो उन्होंने इंटरव्यू भी दिया बैनुल-अक़वामी मीडिया को, उस पर भी वो तनकीद करते हुए ही दिखाई दिए। लेकिन फवाद चौधरी की जो कल की स्टेटमेंट सामने आई वो ये कह रहे हैं कि हम मौजूदा आर्मी चीफ का बड़ा एहतराम करते हैं, इदारों का एहतराम करते हैं। पीटीआई का स्टांस ही यही है कि उन्हें इदारों से लड़वाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि डेली बेसिस पर अगर हम देख रहे हैं तो खान साहब जो बयान दागते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात करते हैं, फौजी क़यादत के हवाले से बात करते हैं। और अभी हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ये दो टोक कह चुके हैं कि जो क़यादत के हवाले से, फौजी क़यादत के हवाले से बात की जा रही है अब उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ जो एक सूरत हाल बिल्डअप हुई है ज़मान पार्क में इमरान खान के केसेस को लेकर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि आज भी अब नैब में उनको बुलाया गया है, बुशरा बीबी को भी और इमरान खान को भी। और खान साहब काफी हमने देखा कि गुस्से में नजर आ रहे थे जब ऑपरेशन उनके घर पर किया गया। काफी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और काफी सख्त अल्फाज भी उन्होंने इस्तेमाल किए जिस तरह से उनके घर पर हमला किया गया और वहां से तमाम चीजें निकाली गई। लास्ट टाइम खान साहब अदालत पेश हुए और उसके बाद उनका हमने देखा कि ट्विटर पर भी उन्होंने लास्ट वीक जब कहा कि वो डायलॉग के लिए तैयार है, टेबल टॉक होनी चाहिए। अब शहबाज शरीफ भी उस पर मुत्तफिक दिखाई दिए हैं, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा उस पर एग्री दिखाई नहीं दे रही है। PMLN में इसी नुक्ते पर, इसी बात पर थोड़ा सा हमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। अच्छा, पीपल्स पार्टी और जो PDM है, ऑब्वियसली जो तमाम जमातें हैं वो भी फुल सुकून में अगर ये कहा जाए कि वो बिल्कुल बैकफुट पर है। लेकिन अनवार इस मसले का हल जितने शोज हमने भी किए हैं, जितने सियासतदानों से या एनालिस्ट से हमारी गुफ्तगू हुई है, जो इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, गैर यकीनी की सूरत हाल इस वक्त डेवलप हुई, हल शायद टेबल टॉक में ही है और अमन की बात होनी चाहिए। जब तक सियासतदान मिल बैठेंगे नहीं तब तक मसले का हल नहीं निकलेगा। और हम देखते हैं कि बारहा अगर इमरान खान की जानिब से भी बात की जाती थी तो अमरीका को भी ये मशवरा देते थे कि आपको तालिबान के साथ भी मुज़ाकरात की मेज पर ही आना पड़ेगा, जंग से, लड़ाई से कोई फायदा नहीं होगा। तो शायद यहाँ पर भी वही इंप्लीमेंट करने की जरूरत है कि खान साहब को शायद स्टेप फॉरवर्ड करना पड़े और उन्हें ये हो कि वो इनिशिएटिव लें कि हम तमाम जमातों के साथ बैठकर बात करें, इलेक्शन पर बात हो, मईशत पर बात हो, मिसाकी मईशत हो, जो मुल्क का इस वक्त हाल हो रहा है। मतलब वही जो शहबाज शरीफ का जो वर्डिक्ट इसमें गालिबन सामने आया, वो यही कहने हैं कि बात होनी चाहिए या हो सकती है, लेकिन जिस तरह से कानून की बालादस्ती जो है उसको बहाल रखना बहुत जरूरी है। या जिस तरह से ज़मान पाक में हमने देखा कि एक आइन कानून की शिकनी की गई और जिस तरह से पेट्रोल बम बरसाए गए और जो क्योस क्रिएट हुआ। अच्छा, खान साहब के जो रिजर्वेशन है वो भी हम इसमें देख रहे हैं कि वो एक समझते हैं कि लंदन प्लान बन रहा है, मेरे कत्ल की साजिश की जा रही है, ये लोग मुझे अदालत में इसलिए ले जाना चाहते हैं ताकि मेरी गिरफ्तारी अमल में आए, मेरा कत्ल किया जाए या फिर मुझे बलूचिस्तान भेज दिया जाए ताकि इलेक्शन कैंपेन का ना हिस्सा बना जाए। ऐसे में रियासत की भी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान का एक मकबूल तरीन लीडर उसको सिक्योरिटी फराहम करना। और एक इंसिडेंट भी हो चुका चूंकि साने है वजीराबाद, और अगर उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जो कि हैं भी और होंगी भी, तो रियासत पे फर्ज है कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और उनको हाई सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए। भैया, जिस तरह की स्टेटमेंट्स हम देख रहे हैं कि दी गई इंटीरियर मिनिस्टर की जानिब से दी गई, मरियम नवाज जिस तरह से बात करते हैं और खुलेआम ये कहा गया कि इस जेल में रखेंगे, ये हाल करेंगे, इस तरह से करेंगे, तो वो उन बातों की वजह से भी जो खान साहब के रिजर्वेशंस हैं, जो खान साहब के फॉलोअर्स हैं, अब वो यही कहते हैं कि खान साहब पर कातिलाना हमला हो सकता है, इसलिए हम गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। कल फवाद चौधरी हमारे प्रोग्राम में थे तो मैं हैरान था उनकी बात से कि वो ये कह रहे थे कि कोई पेट्रोल बम नहीं फेंका गया ज़मान पार्क से पुलिस पर, हालांकि फुटेजेस मौजूद हैं और हमने देखा था कि पुलिस की जानिब से भी जो गाड़ियां थी उनको तोड़ा गया था, हम वो भी दिखा रहे थे। लेकिन पर डिटेल में बात मेरे ख्याल से करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में फायरिंग का वाकया पेश आया है जिसके नतीजे में आलिम दीन मौलाना अब्दुल कयूम सूफी जान बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल मौलाना अब्दुल कयूम सूफी पाकिस्तान उलमा एसोसिएशन के रुकन जामे मस्जिद मोहम्मदिया नूरानी इस्लामिक सेंटर के मोहतमिम भी थे। डिटेल्स जानते हैं हमाद यूसुफ से। हमाद, अफसोसनाक वाकया पेश आया है, बताइएगा। जी, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक में जो है फायरिंग का वाकया पेश आया है जिसमें जो है मौलाना अब्दुल कयूम सूफी पाकिस्तान उलमा एसोसिएशन के जो रुकन थे वो जो है जान की बात से हार गए। जामे मस्जिद
डायरेक्टर के मोहतरम भी थे। पुलिस के मुताबिक कहना है कि मकसूद जो है नमाज पढ़ाकर जब सुबह सवेरे घर वापस आ रहे थे तो जो मुसल्लम मुसलमान मोटरसाइकिल सवार थे उनका ताक़ुब किया और उन्हें घर के बाहर निशाना बनाया। मकसूद को घर के बाहर कत्ल किया गया। मोटरसाइकिल सवार मुसलमान ने सर में एक गोली मारी। पुलिस के मुताबिक जो है मुल्जिमान की तलाश जारी है। जी बहुत शुक्रिया हमाद यूसुफ, अपडेट कर रहे थे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जैसे कि ब्रेक से पहले जिक्र कर रहे थे हम जिस इंटरव्यू का शाहिद मेतला साहब ने जो रीसेंट इंटरव्यू किया है साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड जनरल बाजवा से, तो इस हवाले से जानते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद मेतला साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। वैसे तो इस इंटरव्यू में बहुत सारे लोगों का जिक्र किया गया है और इससे पहले भी साबिक आर्मी चीफ का एक इंटरव्यू सामने आया था। आपके इंटरव्यू की खास बात क्या है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको अप्रिशिएट करूंगा कि इतना सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। मुझे तो उठना काफ़ी मुश्किल लगा और आप ये देखिए कि आपके इस इंटरव्यू के लिए आपके सेगमेंट की वजह से मैं सारी रात सो नहीं सका हूँ। अच्छा, तो ये मेरी सेक्रीफाइस आपको ज़रूर अप्रिशिएट करनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मेरा इंटरव्यू या मेरा इंटरेक्शन किस तरह से स्पेशल है, किस तरह से एक्सक्लूसिव है, वो थोड़ा बहुत आपने अगर आज वाला जो कल एक कॉलम आर्टिकल छपा है अगर आपने उसको पढ़ा हो तो उसकी हर लाइन में आपको खबरियत मिलेगी, न्यूज़ी कंटेंट मिलेगा और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहली दफ़ा सामने आई हैं। काफ़ी सारे रेवलेशन छुपे हैं जो कि मंजर आम पर आए हैं। मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से हो, अब्तार आलम साहब के हवाले से हो या दीगर जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं उनके हवाले से हो, शेख रशीद के हवाले से भी बात हुई है, इमरान खान साहब के हवाले से भी बात हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ी कंटेंट है, तो इसलिए ये पहले से बहुत डिफरेंट है। एंटायरली आई वुड से कि एंटायरली डिफरेंट है। ठीक है शाह साहब, जितने भी इल्जामात हम देख रहे हैं उन पर जो भी लगाए जा रहे हैं साबिक प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, बाजवा साहब तो उन सब इल्जामात से इनकारी हैं। अब्तार आलम के वाक़े से वो इनकार कर रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है आपको मतीउल्लाह जान का जो वाक़या है वो जनरल फैज़ के हवाले से है? देखिए मैंने मुख्तलिफ सवालात उनसे किए, उन सवालात के जवाब में उन्होंने ये तमाम जवाब दिए हैं जो अभी मंजर आम पर आए हैं और कल के कॉलम की जीनत बने हैं। तो बिल्कुल जब उनसे मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मतीउल्लाह जान को भौंडे तरीके से उठाया गया था और जिस पर मैंने जनरल फैज़ की क्लास ली। ना सिर्फ जनरल फैज़ की क्लास ली बल्कि फिर मतीउल्लाह जान को बाजियाब भी करवाया, उनको छुड़वाया भी। इसी तरह से अब्तार आलम साहब के हवाले से मैंने काफ़ी डिटेल डिस्कशन की, उनसे पूछा कि उनको गोली आपने मरवाई थी, जो कि वो इल्ज़ाम आप पे लगाते हैं। वो समझते हैं कि उन्होंने आपको आर्मी चीफ बनवाने में काफ़ी मदद की थी, लेकिन उसके बावजूद आपका उनके साथ खासा अच्छा ताल्लुक भी था, लेकिन उसके बावजूद आपने उनको गोली मरवाई। तो उनका कहना था कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने अपनी कब्र पे जाना है। क्या किसी भी इंसान को गोली मरवाना इतना आसान थोड़ी है? और फिर उन्होंने कहा मुझे अल्लाह का खौफ भी है। फिर उस वक्त जो डीजीसी थे उनके हवाले से एक बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा जनरल इरफान मलिक की अब्तार आलम ने एक पिक्चर लगाई थी ट्विटर पर जब उन्होंने मरियम नवाज को स्मैश करने की धमकी दी थी, तो उन्होंने फिर उसके जवाब में कहा कि नहीं मुझे नहीं पता। मैंने पूछा कि जनरल इरफान मलिक ने ये हमला करवाया था, उन्होंने गोली मरवाई थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं इस बारे में मुझे इल्म नहीं है। अलबत्ता अगर छोटे लेवल पे किसी को गुस्सा आ गया हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर उन्होंने फिर मजीद भी तोजीह दी इस तरह से। ठीक। अच्छा शाहिद साहब, अब मुझे बताएगा इंटरव्यू में जो एक तासुर दिखाई दे रहा है, एक बात बार बार नजर आ रही है कि जनरल बाजवा का आर्मी के जो निचले लेवल पर है, क्या वो कोई कंट्रोल नहीं था, हर कोई अपनी मर्जी कर रहा था? उन्होंने मुतअद्दिद दफा कहा कि निचले लेवल पर कुछ हुआ तो इसका मुझे पता नहीं है। बॉडी लैंग्वेज उनकी कैसी थी जब वो इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे? हाँ जी, मुतअद्दिद मर्तबा इस पर बात हुई और जो कमिंग आर्टिकल्स आएंगे, जो अभी कंटेंट काफी सारा एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव कंटेंट अभी बाकी है जो कमिंग डेज में सामने आएगा। कुछ तो मैंने जो वेबसाइट है उसके साथ पहले से शेयर किया हुआ है जी। तो एक चीज वाज़ेह नजर आती है, मैंने रात मतीउल्लाह जान साहब के प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि मैं पिछले 7-8 सालों से इस एक सवाल की खोज में था कि क्या DGISI
इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, इंडिपेंडेंटली चीजें मूव करता है, इंडिपेंडेंटली चीजों के बारे में डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। तो इस सवाल का जवाब मुझे हाँ में मिला है कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल होता है। 2014 में हमने धरने भी देखे, इमरान खान साहब को जनरल उस वक्त के डीजी ISI जनरल जहीरुल इस्लाम सपोर्ट कर रहे थे। तो ये क्वाइट पॉसिबल है। उन्होंने कुछ ऐसी चीजें भी कही, जैसे उन्होंने कमिंग जो आर्टिकल्स हैं उनमें भी चीजें आएंगी। जैसे उन्होंने कहा कि अगर आप 7-8 काम डीजी ISI को कहते हैं और वो 10 कर लेता है तो आप उन 2-3 के बारे में नहीं पूछ सकते जो आपके 7-8 के अलावा उन्होंने किए होते हैं। तो वो 10 काम 7-8 की बजाय अगर 10 काम कर लेगा तो आप यू आर नॉट इन पोजीशन टू आस्क हिम अबाउट दोज लाइक टू बी थिंग्स के आपने ये अपनी मर्जी से या अपनी डिस्क्रिप्शन यूज करते हुए क्यों की है। तो इस तरह का भी सिलसिला होता है। तो ये बात है, लाइक ये अमूमी तौर पर तमाम इदारों में ये बात होती है। ठीक है, निचले लेवल पे काफी सारी चीजें खुद से भी हो रही हो। ठीक है शाह साहब, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं तो एक तासुर ये फिर उभर रहा है कि जनरल फैज हमीद बहुत सारे काम बाजवा साहब के इल्म में लाए बगैर करते रहे। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मुतादिद दफा फिर उनकी क्लास भी लेनी पड़ी, तो ताल्लुकात इसका मतलब खुशगवार नहीं थे, एक रिफ्ट मौजूद थी। देखिए, इस कॉलम में तो रिफ्ट की ऐसा बात नहीं हुई है, लेकिन कमिंग कॉलम्स जो है जो बहुत इंटरेस्टिंग है और एज आई सेड अर्लियर कि उसमें काफी सारा कंटेंट है। तो उसमें उनकी रिफ्ट के बारे में या जो आपस में उनके दरमियान तल्खी पैदा हुई या एक तरह से प्रोफेशनल जेलसी क्रिएट हो गई थी, उसके बारे में काफी बात हुई है। तो डेफिनेटली मैं उन सहाफियों में से हूँ, उन 1-2 सहाफियों में से हूँ जिससे इस चीज को बहुत पहले भांपते हुए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ये बात करना शुरू कर दी थी कि जनरल बाजवा और जनरल फैज की आपस में नहीं बन रही है। जिसका जनरल बाजवा ने अभी ये जो मेरा इंटरैक्शन हुआ है इसमें एतराफ भी किया है। और मैंने तो अक्टूबर 2021 में ही बता दिया था कि अब एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब से जान छुड़वानी है। और उसकी 3 मेजर रीजन थी। एक तो ये था कि गवर्नेंस पर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, इकोनॉमी के फ्रंट पे भी उनकी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं थी, और जो फॉरेन अफेयर्स थे उस फ्रंट पर भी वो बुरी तरह से नाकाम हो रहे थे। और बहुत सारे जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, हमारे करीबी दोस्त थे मुख्तलिफ ममालिक, उनकी जानिब से भी जो पिछला रजीम था, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उसके हवाले से काफी सारी शिकायत। अच्छा, जैसे कि शाह साहब आप जिक्र भी कर रहे हैं इस बात का, इमरान खान की हम डेली की गुफ्तगू भी देखते हैं, जब वो खिताब भी करते हैं कौम से, उनकी कोई ऐसी तकरीर नहीं होती है जिसमें वो एस्टैब्लिशमेंट पर, साबिक आर्मी चीफ पर तनकीद नहीं करते हैं। और जो सियासतदान है, मुख्तलिफ सियासतदान, वो एस्टैब्लिशमेंट को किंग मेकर भी कहते हैं। लेकिन इस इंटरव्यू में इमरान खान को साबिक आर्मी चीफ ने झूठा करार दिया। क्या वजह है? कोई और भी अहम इंकशाफ किया उन्होंने इस हवाले से? क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने ओवरऑल अमूमी बात हो रही थी। उन्होंने सहाफियों को भी कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 3 बड़े झूठे हैं। पहले नंबर पे इमरान खान है, दूसरे नंबर पर शेख रशीद है और तीसरे नंबर पर हामिद मीर है। हामिद मीर के हवाले से उन्होंने एक वाकया भी कोट किया। उन्होंने कहा कि NDU में जब मेरा एक इंटरेक्शन हुआ था जर्नलिस्ट के साथ, एंकर्स के साथ, तो उस वक्त नसीम ज़हरा के साथ एक वाकया को हामिद मीर ने झूठ कोट किया है कि नसीम ज़हरा ने मुझे शट अप कॉल दी। तो वो उन्होंने कहा वो औरत है, वो मुझे शट अप कॉल क्या दे सकती है। हामिद मीर ने एंटायरली वो झूठ बोला है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। दूसरा, फिर उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में भी जब ये बात हुई कि ओवरऑल भी उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब बहुत झूठ बोलते हैं और बार बार झूठ बोलते हैं और लोगों को यकीन होने लगता है कि वो सच बात कर रहे हैं। तो मीडिया के कैंप्स के हवाले से मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि जो एस्टेब्लिशमेंट के कैंप के सहाफी थे वो किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट का साथ छोड़ गए और इमरान खान साहब के साथ चले गए। तो उन्होंने फिर उस पर ये बात की कि इमरान खान साहब, उसकी एक तो ये वजह है कि हमने एकदम से, यानी एस्टेब्लिशमेंट ने एकदम से अपनी शिफ्ट और साइड चेंज कर ली, जबकि हमें ठीक है शाह साहब, जिस तरह से आपने 2 सहाफियों का जिक्र किया, आप सार आलम साहब का, मती साहब का जिक्र किया, तो कोई ऐसा भी सहाफी है जिसका नेक्स्ट आपके वीलॉग में कुछ जिक्र सामने आएगा, जिस तरह और ये मकबूल जान साहब भी हैं, एक हामिद मीर साहब का जिस तरह से आप नाम ले रहे हैं? जी, इस कॉलम में भी कोई 8-10 जर्नलिस्ट की बात हुई है
और कमिंग डेज में भी बिल्कुल जर्नलिस्ट की बात होती रहेगी और बहुत सारी चीजें हैं पॉलिटिकल। और अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑडियो लीक्स का आने का सिलसिला जारी है, बारहा कुछ ऑडियो लीक्स आई हैं साबिक चीफ जस्टिस के हवाले से, जजेस के हवाले से कोई गुफ्तगू हुई हो? जी बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई है जजेस के हवाले से और मैं समझता हूँ कि वो कंटेंट भी बहुत अहम है, वो डिस्कशन भी बहुत अहम है। अगर आप उससे कुछ नकात शेयर करें हमारे साथ शाहिद साहब तो। मेरा ख्याल है सर कोई एक आध नाम अगर आप ले लें। बिल्कुल, आप एक टीजर शेयर कर सकते हैं इन आवर प्रोग्राम, उसकी किस्त तो पूरी जारी होगी लेकिन टीजर तो आप शेयर कर सकते हैं ना उसका। जी नहीं, मैं कर नहीं सकता लेकिन चले मैं कह लेता हूँ कि मैंने जैसे 63A का फैसला आया तो उस हवाले से मैंने बात की है, फिर 17 जुलाई के हवाले से भी बात हुई है और भी कुछ फैसलों के हवाले से बात हुई है। सोशल मीडिया के इम्पैक्ट क्या होता है जजेस पर, इस पर भी बात हुई है और इस पर भी बात हुई है कि क्यों एक खास जमात के हक में मुख्तलिफ अदालतों से फैसले आते हैं और किस तरह से जजेस की फैमिली इन्फ्लुएंस करती है मुख्तलिफ फैसलों को, इस पर भी बात की है। तो ये एक काफी बड़ा रीजन है। ठीक है। और इरशाद भट्टी के हवाले से जिस तरह से वो टीवी पर कस्में भी खा चुके हैं, वो किसी की डिक्टेशन नहीं लेते, लेकिन यहाँ जनरल साहब बता रहे हैं कि वो उनसे तवातुर से मिलते रहे हैं। हाँ नहीं, डिक्टेशन लेना और बात है, किसी से मिलना मिलाना और बात है। हम भी रोज किसी ना किसी से मिल रहे होते हैं। मैं अगर रोज आपसे मिल रहा हूँ तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं लाइक आपके कहने पे बहुत सारी चीजें कर रहा हूँगा। तो ऐसे ही इरशाद भट्टी साहब के हवाले से उन्होंने बताया कि वो मैं मेजर जनरल था, सदरुद्दीन हाशवानी के घर मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी। वो भी मेरे सदरुद्दीन हाशवानी, उन्होंने बताया कि मेरे जो ससुर हैं जनरल एजाज अमजद, उनके दोस्त हैं। तो एक दिन में उन्होंने कहा कि आए इस्लामाबाद खाना खाने चलते हैं। वहाँ खाना खाने चले गए तो वहाँ देखा तो वो सदरुद्दीन हाशवानी का घर था। वहाँ इरशाद भट्टी साहब से जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई। फिर सदरुद्दीन हाशवानी ने उनका इंट्रोडक्शन भी करवाया कि जो हमारा मीडिया आउटलेट है उसको ये देखते हैं, मीडिया अफेयर्स को इरशाद भट्टी साहब देखते हैं। तो उन्होंने बताया कि फिर उसके बाद इरशाद भट्टी तवातुर से मेरे पास आना शुरू हो गए और फिर उनके साथ एक ताल्लुक का सिलसिला बन गया। तो उन्होंने ये भी बता की कि जियो में उन्होंने उनको शो नहीं देकर दिया था। अच्छा, सहाफियों से इतने जो नाला दिखाई दे रहे हैं, खासकर औलिया मकबूल जान साहब का भी जो तस्करा आप कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं औलिया साहब पर भी खासकर। आप समझते हैं कि औलिया मकबूल जान साहब पर किसी को गुस्सा नहीं होना चाहिए या जिस तरह की बातें या जिस तरह का कंटेंट उन्होंने पिछले कुछ अर्से में प्रोड्यूस किया है, आपके चैनल पर तो रहे हैं। हाँ लाइक उनको होता है डेफिनेटली, अब हर एक के अपने अपने बाइसेस होते हैं, तो उनका भी टू सम एक्सटेंट है भी और शायद मैं टू सम एक्सटेंट उनकी बात को एंडोर्स भी करता हूँ कि जिस तरह से हमारे यहाँ सहाफत होती है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। सहाफत बड़ा मुकद्दस पेशा है, लेकिन किस तरह से छोटे छोटे मफादात के लिए, छोटे छोटे क्लिक बाइट्स के लिए और किस तरह से व्यूज इनहेंस करने के लिए हम मतलब बड़े बड़े कौमी मफादात पर कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। तो बिल्कुल औलिया मकबूल जान साहब पर भी उनको गुस्सा था और उन्होंने वजाहत भी की, बल्कि हंसे भी इस बात पे कि भाई पहले तो उनको ख्वाब में मेरे बारे में बशारत होती थी और अब मेरी मुखालफत करते हैं और मुसलसल करते हैं। तो वो जनरल कमर जावेद बाजवा इस पर हंसे। जी ठीक है। शाह साहब, जब DGISI मंजर आम पर आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस हवाले से कोई बात हुई हो, उसका खुलासा उन्होंने किया हो, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई थी, क्या ऐसी मजबूरी थी कि DGISI को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? जी इसके बारे में कमिंग कॉलम्स में जिक्र आएगा, वो उस पर भी थोड़ी बहुत बात हुई है। और वैसे मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, मैंने खुद भी 2 क्वेश्चंस पूछे थे। अगर आपने सोशल मीडिया पर या अदरवाइज लिखे हो तो मैंने 2 सवाल उनसे DGISI से उस वक्त पूछे थे। एक तो ये था कि फैसल बावडा ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि फैसल बावडा भी वही बात कर रहे हैं जो आप बात कर रहे हैं कि जी कोई इस्टेब्लिशमेंट के ही लोग थे जिन्होंने इस कत्ल में मुआवनत फराहम की है, तो क्या उनका गया है और क्या उनसे किसी को पकड़ा गया है, मैंने ये पूछा था। और दूसरा सवाल भी इसी तरह का था कि अरशद शरीफ की फैमिली और उसके दोस्त अहबाब तो ये इल्जाम लगाते हैं कि जो
करंट एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने ये किया है, यानी वो तो जनरल बाजवा पे कत्ल का इल्जाम लगाते हैं और आप पर भी लगाते हैं। तो ये मैंने 2 सवाल उस वक्त DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे थे बहरहाल, और ये इंटरव्यू में भी ये जो मेरा मीडिया इंटरेक्शन हुआ है इसमें भी मैंने पूछा है, जिसका जिक्र आगे चल के आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट शाहिद मेतला हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और हम अपने आने वाले प्रोग्राम्स में भी आपको जहमत देते रहेंगे। जैसे ही आपका कॉलम या वीलॉग सामने आता है तो फिर उस पर भी एक बार फिर से डिटेल डिस्कशन जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। प्रोग्राम में नाज़रीन लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को बढ़ाएंगे आगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त रियासत के लिए और PDM के लिए खुसूसी तौर पर चैलेंज बन चुके हैं। इमरान खान हमेशा से इंसाफ की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, रियासत मदीना की बात करते हैं, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें वो रियासत के इदारों की तामील पर तैयार नजर नहीं आ रहे। इमरान खान अपनी गिरफ्तारी और पेशी को बार बार अनवार, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अपने कत्ल की साजिश के साथ जोड़ चुके हैं, और इमरान खान कहते हैं कि जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में हाजिरी के वक्त 20 शूटर्स मौजूद थे। साथ ये भी उन्होंने कहा है कि जब मैं बाहर निकलता हूं तो मेरी जान को खतरा होता है, और फिर ये भी इल्जाम के मौजूदा हुकूमत पर वो आयद करते हैं अपनी कत्ल की साजिश का। अगर देखा जाए तो इमरान खान का जो ये नया बयानिया ऐसा है कि जिससे ये एक तासुर मिल रहा है कि वो अदालत में पेश नहीं होना चाहते जी, इसलिए उनके जो मुखालिफिन हैं वो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि फिर इंतखाबात क्या, मईशत क्या, इदारे क्या, इमरान खान तो सब कुछ ही मुताजा कर रहे हैं। इस हवाले से अब मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जिस तरह से अभी हम बातें सुन रहे हैं, सिचुएशन देख रहे हैं, खान साहब, हुकूमत जिस तरह की भी हो, फस्तायत हो उसमें, फाशिस्ट हो, लेकिन कानून पर अमलदारी जो आप समझते हैं वो ज़रूरी है। अदालत में जुर्म साबित हो ना हो वो एक अलग चीज़ है, अदालत पेश होना या अगर गिरफ्तार करने आ रहे हैं गिरफ्तारी देना, कानून की जो अमलदारी है वो होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। तो पहले तो इस बात से किसी को दो राय नहीं है कि मुल्क आईन और कानून के मुताबिक चलता है, और कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता, चाहे हम लोग हैं चाहे आज की हुकूमत है, कि मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक में चलाना है। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि आईन और कानून दोनों तरफ यकसां अप्लाई होगा, और हम भी कानून पे अमल करेंगे, हुकूमत वक्त भी करेगी, इदारे भी करेंगे। कानून से आड़ बना के जैसे मुखालिफिन को निशाना बनाना, एक साबित के करीब पर्चे करना, जी कानून के मुताबिक नहीं है। हमारी तरफ से रखी हुई है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो कुछ भी हुआ होगा वो रिएक्शन में हुआ होगा। लिहाज से सियासी जो मुखालिफिन हैं और जो इमरान खान साहब के साथ वर्कर्स हैं, उन पे शेयरिंग करेंगे, वहाँ से रिटेलिएशन का इम्कान होता है। मैं उसको डिफेंड नहीं करता जी, क्योंकि जहाँ जहाँ पुलिस की एक्सेसिव ताकत यूज नहीं हुई, आपने देखा वहाँ सारा कुछ थोड़ा पुरअमन हुआ है। लाहौर हाईकोर्ट 2 दफा खान साहब की पेशी हुई, आपने देखा। ये तो लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि दूसरी जानिब से ये इल्ज़ाम भी लगता रहता है इमरान खान साहब के हवाले से कि वो लाडले हैं, फिर जजेस के भी स्टेटमेंट सामने आई, आज भी इमरान खान साहब की तलबी है कि वो वक्त पर पहुंच जाएं, गाड़ी में मौजूद होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन साइन के लिए जो है वो गाड़ी तक पहुंचा जाता है, फिर 2 बजे का वक्त होता है, खान साहब 7 बजे तक बैठे रहते हैं, सारा दिन जो जजेस हैं वो भी इंतजार करते रहते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो मुल्की इदारों के कवानीन हैं उन पर अमल होगा आने वाले दिनों में? देखिए, मैं तो सियासी कानून के साथ साथ छोटा मोटा जो है कानून का तालिब इल्म भी हूँ, और हमेशा यही तारीख से भी सीखा है कि हर अमल जिसकी बुनियाद मैनर्स पे हो, बदनीयती पे हो, उसका नतीजा कभी अच्छा नहीं निकल सकता जी। अगर आपने कोई जनरल केस बनाया है तो दुनिया कहती है कि हाँ इसका जवाब दो। जैसे मियाँ साहब पे जब पनामा आया तो वो यहाँ तो नहीं था, पाकिस्तानी अफेयर नहीं था, वो तो इंटरनेशनल एक फिनोमेना था। सब ने उन पे रखा सवाल कि आप बताएं आपके पास ये एहसास कहाँ से आएगा। लेकिन जब आप यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके अपने सियासी मुखालिफिन, मिसाल मैं आपको दूंगा,
जैसे कल बैरिस्टर हसान के साथ हुआ है कि आप एक मौजूद अदालत जाके बेल लेते हैं और आम आदमी भी नहीं है, खुद भी हाई कोर्ट का वकील है और मुतहर्रिक वकील है, उसको फिर आपने बाद में चलते वक्त जब आपने एक तरह से एडजस्ट किया। देखें रियासत के पास, हुकूमत के पास 100 तरीके होते हैं। हम भी हुकूमत में रहे हैं, आपको भी पता है, आप किसी भी तरीके से किसी को उठा के फिर एक गुमशुदा FIR में नाम डलवा, ये सब भी बच्चों वाले काम है। और ये वो काम है जो रियासत बरतानिया के जमाने में क्या करती थी, जब दफा 144 में जाके। तो मैं तो इस पर हैरान हूँ कि मुल्क की सूरत हाल क्या है। लेकिन इस वक्त रमजान आ रही है और हमारे मुल्क के लोग परेशान हैं। अभी से जो सफेद पोश तबका है और जो लोअर मिडिल इनकम के लोग हैं वो अभी से परेशान हैं। रमजान के लिए नहीं, ईद आ रही है, बच्चों के कपड़े कैसे खरीदने हैं और रमजान में खर्चा कैसा पूरा करना है। और अगर आप देख लें तो इस वक्त आपके लिक्विड एसिड्स की तरफ लोगों की जो है वो बद नजर आ रही है और उसके खिलाफ हमें सबको इकट्ठा होना होगा, दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठा होना होगा। और जो सियासी अबतरी है, एक मैं सामने आपके रखता हूँ, मैंने सुबह इस पे अभी आपके प्रोग्राम से पहले थोड़ा सा एक ट्वीट भी की है, एक बात मैंने की है जो मैं समझता हूँ जो मुझे सही लगी, वो यही है कि जो आपके सियासी मुखालिफ हैं उनको अगर आप जरूर करेंगे, मैं किसी एक हुकूमत की नहीं बात कर रहा, अगर गैर जरूरी आप चादर चार दीवारी तकद्दुस की पामानी, गैर जरूरी पर्चे लोगों को कोप करना, दीवार से लगाना, उसके सियासी मुल्की मसाइल। ठीक है, लेकिन अली साहब आज नैब ने खान साहब को भी तलब किया है, आज पेश होंगे नैब में, क्या बताना चाहेंगे आप? और साथ ही साथ आपको नहीं लगता कि आपके दौर में भी नैब को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था और आज फिर से वही सब कुछ रिपीट हो रहा है? सियासी जो ज़ुमा है, मैंने सुबह इस पर बात की है, तो सियासी ज़ुमा को बिल आखिर और तो जो आईन ने हमें 4 कॉर्नर दिया है वो पार्लियामान है। पार्लियामान के 4 कॉर्नर के अंदर आपने एक सियासी तरीके से किसी गैर सियासी फरीक की सपोर्ट के बगैर बैठ के अपने मसले हल करने होंगे और एक आजाद शफाफ इलेक्शन की तरफ हमें मुल्क को बिल आखिर अब ले जाना होगा। तब ये मसाइल देखें हल होंगे। जो नैब की बात की ना, तो इमरान खान साहब ने जो बड़ी क्लियर बात कि जब मैं वज़ीर आज़म था कोट एंड कोट, तो वो कहते हैं कि मेरे इख्तियार में बड़ी कम चीजें थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी चीजें स्ट्रीमलाइन करनी पड़ेंगी ताकि असल मुजरिम या जो असल करप्ट आदमी है उस तक तो रियासत के हाथ जाए। लेकिन ऐसी चीजों को जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज ना किया जा सके। इसमें एक बात और भी है, आपके प्रोग्राम में शायद इतनी वो ना हो, टाइम का लिमिट होती है, बस एक नुकता यहाँ पे नैब के हवाले से रखूंगा कि जब हम या नैब हो या कोई भी इदारा हो, जैसे FIA है या कोई मरकजी या सूबाई पुलिसिंग का या एहतसाब का इदारा है, अगर उसको आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज करते हैं तो वहाँ जो ऑनेस्ट ऑनरेबल लोग हैं आप उनकी भी जिंदगी मुश्किल करते हैं कि अगर कोई सही भी काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक। अच्छा खान साहब, आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ, चूंकि टाइम की कमी है, मुझे बताइएगा साबिक आर्मी चीफ का एक रीसेंट इंटरव्यू, उसकी डिटेल्स भी सामने आई हैं और उसमें वो बता रहे हैं कि मुल्क में 3 जो सबसे बड़े झूठे हैं, उनमें नंबर 1 वो कह रहे हैं खान साहब हैं, नंबर 2 वो कह रहे हैं शेख रशीद साहब है और तीसरा उन्होंने एक सहाफी का नाम लिया है। क्या कमेंट करेंगे आप इस पर? देखें, ये मेरे ख्याल में मिर्जा साहब के साथ कोई इनका इंटरव्यू हुआ, लेकिन जो जब तक ये क्रेडिबल जगह से बात ना आए कि क्या उन्होंने ये बात की है, ताकि फिर उसका फिर प्रॉपर जवाब भी आए। क्योंकि सुबह ही एक वीलॉग मैंने मेरी नजर से गुजरा मोहतरम मंसूर अली खान साहब का, जिसमें वो कहते हैं कि बाजवा साहब ने तो इसको डिनाई किया है। अब ये पहले ऑथेंटिकेट हो जाए कि ये बात हुई है, उसके बाद फिर प्रॉपर जवाब आना चाहिए कि ऐसा ना हो कि उधर से बात ही ना हुई हो, फिर जवाब दे, फिर वहां से जवाब आए। तो पहले ये चीजें इस पे भी देखें, अब साफ भी जिम्मेदारियां होती हैं कि अगर आपने एक इंटरव्यू लगाया है तो क्या आपके पास उसमें है कि आप उसको क्रेडिबिलिटी को फिर ऑथेंटिकेट कर सकें। जैसे कुछ अर्से पहले मोहतरम निवेद चौधरी साहब का भी कोई आर्टिकल आया जिससे फिर बाजवा साहब ने डिनाई किया और फिर वो चौधरी साहब उस पर, अब मुझे नहीं पता कि वो उस इंटरव्यू पे अब खड़े हैं कि नहीं खड़े और उसका दूसरा सीक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो है इस वक्त सियासी जो मंजरनामा है उसको गंदा करें, सियासतदानों को बैठ के अपने मसाइल का हल निकालना चाहिए। उनको बहुत मुश्किल सूरत हाल में है, आप डिफॉल्ट के खतरे मंडला रहे हैं और हम ठीक है अली साहब, जो भी हुकूमती तासुर है वो बारहा यही कहा जा रहा है कि अगर अदालतों में पेश नहीं हो रहे, सिक्योरिटी रिजर्वेशंस हैं, वो ये कह रहे हैं कातलाना हमला उन पे हो सकता है, तो फिर इलेक्शन कैंपेन्स के लिए तो बाहर निकलने के लिए खान साहब तैयार हैं। सानिया वजीराबाद में हमने देखा लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी, फिर भी उन पर अटैक हो गया। तो आपको लग रहा है कि लाहौर में जलसा अगर आप करते हैं तो वहां पर सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं होंगे? देखिए, दो सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं।
अभी 4 दिन पहले जो मोहतरम इमरान खान साहब लाहौर में निकले वो एक रैली में, आपके जहन में ताजा होगी जी जी, तो वो अपनी जो बुलेट प्रूफ व्हीकल है जो फुली सिक्योर होती है उसके अंदर उन्होंने मूवमेंट की और गुफ्तगू भी उन्होंने इसके अंदर से ही फरमाई। अब ये कितनी एक मुश्किल सूरत हाल है, किस तरह से तो रैली हो सकती है, या अगर आप जलसा में जाते हैं तो एक बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे वो स्पीच ज़ाहिर रिस्क तो वहां भी है जी। लेकिन जो दूसरी बात जो वहाँ अदालत वाली है ना, वहां से इमरान खान साहब ने कहीं भी इनकार नहीं किया और हर जगह गए। जुडिशल कमीशन में भी हमने मोहतरम जो जज साहब थे उनको रिक्वेस्ट की, मैं वहीं अदालत में था जब उनको रिक्वेस्ट की और उन्होंने मेहरबानी फरमाई कि हाँ आप गाड़ी को अंदर बिल्कुल आप जहां तक इजाजत है आने दें। लेकिन जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेसिव शेयरिंग की तो फिर आपको पता है कि बड़ा क्राउड हो फिर मसले मसाइल बन जाते हैं। तो खान साहब ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, रहनुमा पीटीआई हमारे कन्वर्सेशन थे प्रोग्राम में। हमारे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। और इमरान खान पर मुकदमात का अंबार लग गया है और अपने आप ने तोशाखाना केस में उन्हें तलब कर रखा है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ के खिलाफ जो मुहिम है वो नाकाबिले बर्दाश्त है और इदारों के खिलाफ साजिश का तसलसल है, जबकि इमरान खान ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौज से लड़ाने की साजिश हो रही है। बिल्कुल। और उधर निगरान पंजाब हुकूमत के वजीर आला ये कह रहे हैं कि हुकूमती रेट कायम करने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है। ऐसे में ऑडियो लीक्स का सिलसिला भी जारी है। अब की बार साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा तारिक रहीम की ऑडियो लीक सामने आई है, जिसमें वो मुबैना तौर पर मरीम नवाज के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और गुफ्तगू में साबिक चीफ जस्टिस की तरफ से कुत्ते भौंकने जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। तमाम तर बहरहाल सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरवानी, सीनियर मुस्लिम लीग नून। सर, केसेस के हवाले से भी बात करेंगे जो इमरान खान साहब को सामना करना पड़ा है और जो इस वक्त एक सियासी या जो मुल्की एक क्योस की सूरत हाल डेवलप हुई है। क्या कहेंगे आपके इमरान खान साहब का हर बयानिया आप समझते हैं कि आपके काबू में नहीं है, और इमरान खान साहब अब जो इल्जाम आयद कर रहे हैं कि उनके कत्ल की साजिश की जा रही है, आपकी जमात पर इल्जाम आयद कर रहे हैं, क्या कमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नबी हबीबी और अनवार साहब। ये जरा आवाज चेक कर लेंगे, मुझे एको आ रही है, मेरी है आवाज मुझे वापस। जी सर, आप ठीक करवाते हैं, आप कंटिन्यू कीजिएगा। कीजिए। अच्छा, गुजारिश ये है कि ये पहले तो ये हमें तय करना होगा कि इमरान खान साहब का बयानिया है क्या, सिवाय यू टर्न के। सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम कुछ, एक बात पे तो कायम नहीं रहते। कहाँ से शुरू करूं और कहाँ मैं ख़त्म करूं। और दूसरी गुजारिश मेरी ये है कि यहाँ इमरान खान साहब ने जब से वो खुसूसन सियासत में आए और 2014 से एक इल्ज़ामात की सियासत की है, कोई सबूत तो उनके पास होता नहीं है। वो उठते हैं, पता नहीं उनको किस किस्म के ख्यालात आते हैं और वो जो उनके जहन में आता है या उनको बताया जाता है उसकी बग़ैर वेरिफिकेशन वो आगे बात चला देते हैं। और अगर उनको किसी से ख़तरा है अपनी जान का तो वो नॉमिनेट करे ना लोगों को। ये क्या कह देना जी कि मेरी वीडियो में मैंने बता दिया है, मैंने लिख के कहीं रख दिया है। लेकिन सर, जिस बयानिए का आप जिक्र कर रहे हैं कि वो झूठ का पलंदा है, लेकिन वो पॉपुलर भी फिर होता है पूरे अवाम में, पूरे पाकिस्तान में मकबूल होता है उनका बयानिया। जो बदी होती है ना वो जल्दी फैलती है, नेकी ज़रा थोड़ी आहिस्ता फैलती है, झूठ जल्दी ट्रेवल करता है, प्रोपेगेट करता है, और जो सच्चाई होती है उसको टाइम लगता है थोड़ा सा। ये तो असूल है दुनिया का। वो बहुत बड़ा था, हिटलर का जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था गोएबल्स, तो वो तो इतना झूठ बोलता था कि लोग समझते थे कि ये सच है। और वो एक उसकी थ्योरी थी कि इतना झूठ बोलो और मुसलसल बोलो, तवातर से बोलो कि लोग उसको सच समझना शुरू कर दें। ये वक्ती होते हैं चीज़ें,
लेकिन जब ये झूठ के इल्जामात के बादल छटते हैं तो फिर सच की जो सुबह होती है वो तुलू होती है। बिल्कुल, लेकिन आसिफ साहब आप ये समझते हैं कि जो बयानिया उन्होंने बनाया अपने कत्ल के हवाले से, कातिलाना हमला ऑलरेडी उन पर हो चुका है, बारहा खदशात का इजहार कर रहे हैं, जो हुकूमती रहनुमा हैं, मरीम नवाज की बात करें या इंटीरियर मिनिस्टर की बात करें, जो इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स वो दे देते हैं खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से कि गिरफ्तार करेंगे, इस जेल में रखेंगे, ऐसा बर्ताव करेंगे, इनको बता देंगे, तो वो जो स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आई हैं, आपको लग रहा है कि बयानिया बनाने में फिर इमरान खान को ज्यादा मदद मिली है, गिरफ्तार भी नहीं कर पा रही हुकूमत? देखिए, जो बयानिया होता है ना वो हमेशा अपोजिशन के ही हाथ में होता है जी। हुकूमत जो होती है किसी की भी हो, उसके पास सिर्फ एक बयानिया होता है और होना चाहिए, वो होता है मुआशी बयानिया, इकोनॉमिक नैरेटिव, कि आपके पास आम आवाम के लिए, उसको उसकी बेहतरी के लिए, उसकी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आपके पास इकोनॉमिक रोड मैप क्या है। अपोजिशन जो होती है उसके पास तो मुखालिफ बयानिए होते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब को ये सवाल करें किसी वक्त आप भी जी जी कि ये जो नैरेटिव बनाया था उन्होंने साइफर वाला जी, और उसके बाद कहा कि उससे भी यू टर्न ले गए, और किस किस चीज़ की मैं बात करूं, और इसीलिए तो उनका नाम यू टर्न खान पड़ गया। लेकिन तो किरमानी साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि जो हुकूमत है वो एक मौशी रोड मैप देगी, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की अगर हम बात करें, इत्तेहादी जमातें हैं जो हुकूमत में मौजूद हैं, वो तो फेल हो चुकी हैं, अवाम को रिलीफ तो आप भी नहीं दे पा रहे। आइए, आपकी बात ठीक है, बहुत मुश्किलात हैं जी, और लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा पीछे देखना होगा कि 2013 से लेकर 2018 तक तो सब कुछ ठीक था, मईशत भी ठीक थी, महंगाई भी कंट्रोल में थी, पेट्रोल, आटा, चीनी सब कुछ अवाम की रीच में था, कुव्वत खरीद अवाम की जौन सी थी वो मेंटेन थी, बरकरार थी। तो फिर 2018 से लेके 2022 तक ये सारी बर्बादी का सफर शुरू हुआ ना। कौन गया था, कहता था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा और खुदकुशी कर लूंगा, उसके बाद गए, फिर जाके उनके साथ लेट मुआहदा किया, सख्त शराइत पे किया, और उसके बाद जाते जाते एक वो आपने एक ब्रीच कर दिया उस एग्रीमेंट को, जिसका वो मलबा है जो हमारे पे गिरा है। अच्छा, लेकिन हमारे पाकिस्तान की जो आवाम है, बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो IMF के मुआहदे को नहीं समझते हैं, जो शायद PDM हुकूमत को भी नहीं समझते हैं, वो सारा मलबा आपको नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून को उठाना पड़ा है? खैर, मैं बात को आगे बढ़ाऊंगी। जो साकिब निसार साहब की जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला हमने देखा, उसमें जो तनकीद की गई है, जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया मरीम नवाज शरीफ साहिबा पर और मरीम औरंगजेब साहिबा पर, उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? नहीं, मैं जरा पहले वो आपने मुझे मुकम्मल नहीं बात करनी थी। जी कंटिन्यू कीजिए। मैं बात कर रहा था तो कहने का मेरा, मुझे जरा थोड़ा उसमें कंटिन्यू करने दें, क्योंकि आप कहते हैं ना लोग नहीं समझते, तो लोगों को समझाना चाहिए फिर कि इस मुल्क की बर्बादी की जो ईंटें रखी गई हैं, जो बुनियादें, वो कहाँ से शुरू हुई हैं और उसके कौन जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो मेरा गुजारिश करने का ये मकसद था कि 2013 से 18 तक तो पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक थे। IMF का प्रोग्राम भी नवाज शरीफ की हुकूमत ने मुकम्मल किया, और उसके बाद IMF को खुदा हाफिज का। ये फिर इमरान खान साहब आए जो कभी मैं जाऊंगा IMF के पास, कभी खुदकुशी कर लूंगा, ना खुदकुशी की और IMF के पास गए भी तो बहुत लेट गए। खैर, उसके बाद हालात ये उन्होंने पैदा कर दिए कि जाते जाते वो मुआहदा तोड़ गए। देखिए, ये मुआहदे जौन सा वो इमरान खान और सिर्फ इंडिविजुअल्स के दरमियान नहीं था, इट वॉज बिटवीन IMF एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और आपने पाकिस्तान की एक उसके लिए बैड नेम क्रिएट किया, और अब जो हमें तबाहशुदा मईशत मिली है वो ऐसी है जैसे गाड़ी ईंटों पे खड़ी है, बॉनेट खोल के देखा इंजन गायब है। तो जाहिर है इट विल टेक सम टाइम, लेकिन मैं साथ ये ज़रूर कहूँगा कि 10 महीने में जो तवक्कुआत थी अवाम की इस हुकूमत से, मैं समझूंगा कि आपकी ये बात जुज़वी तौर पर ठीक है, फुलफिल नहीं कर सके। हम अवाम की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी जो तवक्कुआत थी, यानी महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी में कमी, उसमें अभी तक ये हुकूमत PDM की मैं समझता हूँ कि चूँकि मुश्किलात हैं तो डिलीवर नहीं कर पाई। लेकिन दिस इज़ नो एक्सक्यूज़, ये डिलीवर करना चाहिए था 10 महीने 11 महीने में। और अब जाहिर है थोड़ा सा रिलीफ पैकेज आ रहा है, जो मैंने सुना है रमज़ान के लिए भी आ रहा है, और पेट्रोल की कीमतें भी जौन सी हैं वो हुकूमत जौन सी है टारगेटेड सब्सिडी देने जा रही है। दूसरा आपने क्या फरमाया था, एक ऑडियो टेप की बात की आपने,
मैं दरअसल समझता हूँ कि ये जो सियासत है ना पाकिस्तान में, ये कुछ अजीब लोगों के हाथों में चली गई है। ठीक, एडमिनिस्ट्रेशंस भी अजीब हो रही है। यानी आप गौर कीजिए कि इतने अहम ओहदों पर जो लोग फाइज रहे हैं या हैं, वो इस किस्म की गुफ्तगू जो उनसी है, मैं तो इसको कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। और दरअसल इशू ये नहीं है, इशू जो पाकिस्तान का है, और मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन चूंकि मेरी आवाज़ तवाना नहीं है, मैं कमज़ोर मिडिल क्लास का आदमी हूँ ना, इसलिए मेरी आवाज़ नहीं सुनते। मैं बार बार कहता हूँ कि इस मुल्क का इशू ये नहीं है, यहाँ पावर पॉलिटिक्स हो रही है, यहाँ ज़ाती मफादात की जंग हो रही है, यहाँ लाइक्स और डिसलाइक्स में एक मुआशरा नफ़रतों में तकसीम हो गया है। हमें होश के नाखून लेने चाहिए, और जो इस मुल्क के रियल इश्यूज हैं जी, उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। यानी जो मिडिल क्लास है, गरीब है, वो तो मारा गया है। बिल्कुल, जिसके लिए ये मुल्क बना था। जिना साहब ने, जिना ने मुल्क किसके लिए बनाया था? ये 2% अशराफिया के लिए बनाया था? नो, जिना क्रिएटेड पाकिस्तान फॉर मिडिल क्लास एंड द पुअर मैसेज। और वो तो आज आपने उनको 75 साल से वो कतारों में खड़े हैं, कभी आटे की लाइन लगा के खड़े हैं, कभी चीनी की लाइन में खड़े हैं। उनको निकालो लाइनों से बाहर। एक पाकिस्तान है जो काले शीशे बुलेट प्रूफ गाड़ियों के अंदर है, एक कुछ लोग वहां बैठे हुए हैं उसके अंदर। एक पाकिस्तान है जो बाहर है, जो फुटपाथ पर लोग खड़े हैं, अंदर जो गाड़ी के बैठा है काले शीशों वाली के, उसको बाहर नजर नहीं आ रहा, और बाहर वाले को अंदर नजर नहीं आ रहा। इज दिस द पाकिस्तान ऑफ जिना कायदे आजम? बिल्कुल किरमानी साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और हम भी बारहा अपने शोज में डिस्कस कर चुके हैं। लोगों की कि जो वज़रा हैं, लोगों की रोटी का इंतजाम करो, लोगों के बच्चों की तालीम का इंतजाम करो। हद हो गई यार, ये किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? ये ऑडियो हो गई जी, वीडियो लीक हो गई, ये किस धंधे में पड़ गए हम? क्या पाकिस्तान इसलिए बना था कि एक दूसरे के कपड़े उतारो? पाकिस्तान इसलिए बना था कि यहां गरीब और मिडिल क्लास को और एलीट को, सो कॉल्ड 2% अशराफिया इस मुल्क में, जिसने पाकिस्तान को लूटा है, जिसने पाकिस्तान का खून पिया है, और उसने काठी डाली हुई है 98%। किरमानी साहब, फिर सियासतदान के हाथ में ही है ना सब कुछ, बेचारे अवाम के हाथ में तो कुछ भी नहीं है ना। सियासतदान जब एक दूसरे का गिरबान चाक करेंगे, रोज मीडिया पर आकर एक दूसरे का लिबास उतारेंगे, एक दूसरे को गालम गलोच करेंगे, बात नहीं करेंगे, तो अवाम की या मुल्क के मुफाद में क्या होगा? अब खान साहब बात कर रहे हैं मिल बैठने की। अब से कुछ देर पहले अली मोहम्मद खान साहब से भी गुफ्तगू हुई, उन्होंने बिलाखिर पीटीआई ऐसा लग रहा है ये जेस्चर दे रहे हैं कि शायद बात करने पर या डायलॉग करने पर आमादा है। आपकी जमात में इस वक्त इस बात को लेकर क्या राय है? शहबाज शरीफ तैयार है, मरीम नवाज शरीफ साहिबा तैयार नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसमें क्या पार्टी की पॉलिसी होती है वो मुझे नहीं मालूम अभी, वो आ जाएगा सामने। लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूं कि हमें ये एक डायलॉग करना होगा, ग्रैंड डायलॉग। अभी फिलहाल सीज फायर करना होगा। हाँ, जिसने आइन को, कानून को तोड़ा है उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, वो कोई भी हो, वो मैं हूं, वो आप हो, वो कोई भी हो। वो अदालती मामलात हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, उस पर तो हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर हमने इस मुल्क में कानून की और आइन की रिट कायम करनी है और बाय द बुक चलना है। हाँ, चूंकि इस वक्त मुआशरा इतना पोलराइज्ड हो गया है, सोसाइटी को इतनी नफरतों में फेंक दिया गया है कि लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। आपने खुद का गालम गलोच का कल्चर है, वायलेंस है, इससे बाहर मुआशरे को पोलराइजेशन से बाहर निकालना होगा। और उसके लिए मैं ज़ाती तौर पर समझता हूं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो हुकूमत में है, चाहे अपोजिशन में है, चाहे वो जुडिशरी में है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट में है, और आपका मीडिया भी इसका एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। इन तमाम लोगों को बैठ के पहले अपने घर की, पाकिस्तान की, मुल्क की फिक्र करें, लोगों की रोटी का बंदोबस्त करें, मईशत को ठीक करें, सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करें, माशी इस्तेहकाम लाएं, उसके बाद फिर सियासत भी होती रहेगी। ठीक है किरमानी साहब, बताइएगा वज़ीर आज़म हाउस में जो कल अहम इजलास हुए हैं, 7 घंटे तक 2 तवील तरीन सेशंस हमने देखा। पीडीएम इत्तेहादियों जमातों का वो इजलास था, उसके बाद जो दूसरा सेशन था वो अस्करी क़यादत वहाँ पर मौजूद थी, और काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, जिस तरह से इमरान खान फ़ौजी क़यादत को या साबिक आर्मी चीफ को निशाना बना रहे हैं। पीडीएम के इजलास में भी यही सारे तहफ़्फ़ुज़ात रखे गए हैं कि जो रिलीफ इमरान खान को मिल जाता है, एक ही दिन में 9 केसेस पर
पर रिलीफ मिल रहा है, तो क्या रियासत के अंदर से जो ताकतवर किस्म की उन्हें मदद हासिल है? मरियम नवाज भी इस हवाले से बारहा गुफ्तगू कर चुकी हैं। देखिए, मुझे उसके मंदरजात तो नहीं पता कि उसके मिनट्स क्या हैं जी, और लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है कि जो पीडीएम की जो मीटिंग हुई है कल, उसमें जो भी वहाँ फैसले हुए हैं वो एक इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री हुए होंगे। महंगाई का इशू है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आपकी बॉर्डर्स की सिचुएशन है, IMF है और दीगर मामलात हैं जो डिस्कस हुए हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं ये समझता हूँ एजेंडा इमरान खान थे कल। नहीं, देखिए, इमरान खान एजेंडा नहीं होता। बात यह है कि इमरान खान ने चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, अदालतों पर वो डंडे लेकर हमलावर होते हैं, तो जाहिर है इस मुल्क को ये बनाना रिपब्लिक तो नहीं बनाना, जंगल का कानून तो नहीं बनाना। मैं ये कहना और चाह रहा था, अपने आर्मी चीफ की बात की जी। एक बहुत ही नामुनासिब एक PTI की जो है लोग वो एक हरकत कर रहे हैं कि आर्मी चीफ के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है। मैं ना सिर्फ उसकी मजम्मत करता हूं बल्कि मैं समझता हूं कि आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम चलाना जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाने के मुतरादिफ है। तो ये हम किस तरफ पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं? हमें इश्यूज बेस्ड पॉलिटिक्स करनी चाहिए, हमें पॉजिटिव पॉलिटिक्स करनी चाहिए, हमें वो पॉलिटिक्स करनी चाहिए जो जिन्ना ने की थी, कायद आज़म ने की थी, जो बाय बुक चलता था, जो आइन और कानून के दायरे में रहकर पॉलिटिक्स करता था। इमरान खान साहब तो कर रहे हैं वो सियासत जो गांधी साहब करते थे, धरनों की सियासत, गिराओ जलाओ की सियासत। ये कायदे आज़म की साबिक आर्मी चीफ का भी एक उन्होंने रिसेंट इंटरव्यू दिया है, शाहिद मतेला साहब को इंटरव्यू उनका हुआ है, डिटेल्स सामने आई है जनरल बाजवा का। उसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के इस वक्त नंबर 1 झूठे हैं, ये उन्होंने करार दी है। आप ये समझते हैं कि इमरान खान को इस वक्त कहीं ना कहीं से रियासत के अंदर से किसी ताकतवर किस्म की मदद इस वक्त मौजूद है? उनके साथ मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी इसका तस्करा कर चुकी हैं या फिर नहीं? देखिए, जो मैंने सुना है ये, लेकिन वो एक ये भी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि उन्होंने तरदीद की है कि उन्होंने कोई ऐसी बातें बाजवा साहब ने नहीं की। लेकिन अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की है तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते। सही। तो मैं क्या इस पे और कह सकता हूँ कि जो 2018 में हुआ, जिस तरह इलेक्शन को रिग किया गया, जिस तरह लोगों का मैंडेट चुराया गया, तो लाने वाले भी आप थे। और आज आप 5 साल बाद कह रहे हैं कि फलां शख्स झूठा है और फलां शख्स। मैं क्या कह सकता हूँ? मैं यही कहूँगा बहुत देर की मेहरबान आते आते। ठीक है किरमानी साहब, अभी आप सिचुएशन क्या देख रहे हैं? इमरान खान, अगर लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो अगर मजीद आपको ख़राब होती दिखाई देती है तो रियासत फिर क्या करेगी? किस तरह के स्टेप्स लेंगे? इलेक्शन वक्त पर होंगे? किस तरह से तमाम चीज़ें मैनेज करेंगे अगर वो टेबल पर नहीं आते तो? देखिए, मैं एक जनरल बात करता हूँ, चाहे मैं हूँ, आप हो, नबिया बीबी हो, कोई भी हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे मरियम नवाज हो, हमें सबको आइन और कानून के ताबे हमें होना पड़ेगा और होना चाहिए। अगर आप इस मुल्क में आइन के तहत बाय बुक चलना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। जी। दूसरी आपने क्या बात की? दूसरा क्या फरमाया था? बिल्कुल यही जानना चाह रहे हैं कि जो फिर रियासती रेट है, रियासत अगर एक्शन लेती है, मॉडल टाउन जैसा कोई मामला हो जाता है, लाल मस्जिद जैसा मामला हो जाता है, उसको किस तरह से फिर संभालेंगे? बड़े अनफॉर्चुनेट वाकयात ये पहले भी हो चुके हैं। इस तरह की सिचुएशन हमने देखा ज़मान पाक में भी काफ़ी दफ़ा अब बन चुकी है। फिर इलेक्शंस होने हैं, क्या वो वक्त पर होंगे? जी देखें, इलेक्शन तो वक्त पर होने चाहिए। हम समझते हैं कि इमरान खान साहब ने अपनी ज़ाती एजेंडे की तकमील के लिए पंजाब और KP की असम्बलियाँ तोड़ी। चलें, अब टूट गई ना असम्बलियाँ, अब किताब खोल लें, जब किताब आइन की खोलें तो वो कहती है कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ। सो मैं तो इस मामले में बड़ा क्लियर हूँ, लेकिन इलेक्शन हुकूमत ने नहीं कराने, इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, इदारों ने उसको सिक्योरिटी देनी है, अदलिया ने उसको रिटर्निंग ऑफिसर्स देने हैं। हुकूमत का काम है टू फैसिलिटेट द इलेक्शन कमीशन। तो मैं तो समझता हूँ इलेक्शन होने चाहिए। जहाँ तक आपकी बात आ गई रियासत की, तो देखें, रियासत की रिट को कोई भी चैलेंज करे, चाहे वो थ्रू वायलेंस के करे, चाहे वो वर्बली करे, जैसे भी करे, ये नाकाबिले कबूल है, अनएक्सेप्टेबल है।
और इसकी किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती और नहीं देनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेनेटर डॉक्टर आसिफ करमानी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। आपका बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक और खबर शामिल करेंगे, कुछ रंग बिरंगे रिपोर्ट शामिल करेंगे, बल्कि खाने पीने के हवाले से लाहौरी जो होते हैं, पंजाबी जो होते हैं, वो जरा खाने पीने के शौकीन होते हैं। तो सियासत के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, तो जरा थोड़ी सी अब लाइटर न्यूज के जाने बढ़ते हैं, जरा मूड भी आपका चेंज करते हैं। बिल्कुल। तो अनवार, हम देख रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स हैं बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, नई नई वैरायटीज हम उससे देख रहे हैं कि उसमें आ रही हैं। टिकटॉक पर बहुत ज्यादा वायरल हो जाते हैं उन चीजों को बनाने के तरीके। तो वो जो खाने का तरीका है, मटका बिरयानी आती है, कभी मटका पिज्जा आ जाता है, मटका चाय बहुत पॉपुलर हुई। तो आज जो मोहसिन नियाज हैं वो पहुंचे हैं रंग बिरंगे अच्छा बर्गर्स हैं। बिल्कुल देखते हैं जनाब कि ये किस तरीके से तैयार होते हैं। रिपोर्ट देखते हैं। आज हम 3 तरह के बर्गर्स बनाएंगे जो हमारे मेन्यू के स्पेशल बर्गर्स हैं, जिसमें एक ग्रीन है जिसको हम बुलिश बर्गर बोलते हैं। इसके अंदर जो है सेम बीफ बर्गर पेटी होती है विद चीज़, मोट्टरेला स्लाइस होता है विद आइसबर्ग एंड टोमेटोज, और इसके अंदर जो है हम थोड़ी सी माइल्ड सॉस इस्तेमाल करते हैं ग्रीन वाले में, जो कि हमारा बुलिश बर्गर है। सेकंड हमारा जो है बेरिश बर्गर है, इसके अंदर भी हम बीफ, मोट्टरेला, लेट्स, आइसबर्ग, टोमेटो, चीज़, और इसके अंदर हम थोड़ी सी स्पाइसी सॉस यूज़ करते हैं। थर्ड वन जो है हमारा ये गोल्ड बर्गर है, जो कि हमारे मेन्यू का काफ़ी यूनिक बर्गर है और काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं इसको। इसमें भी सेम हमारा जो है बीफ बर्गर पेटी जाएगा, आइसबर्ग लेटिस जाएगा, और इसमें थोड़ा सा स्पाइसी सॉस होगा, और ये जो इसका बर्गर पेटी है वो 24 गोल्ड पेपर से रैप अप होता है। सेक्शन है बार सेक्शन, जो हमारा म्यूजिकल नाइट है, ये बेसिक कॉपी किया गया है। न्यूयॉर्क वॉल स्ट्रीट है म्यूजिकल नाइट बार, उसको बेसिकली कॉपी किया गया इस बार को वॉल स्ट्रीट से। यहाँ पे आपको हेल्दी ड्रिंक्स मिलेंगी, एनर्जी शॉट्स मिलेंगे। 4 तरह के फ्लेवर है हमारे पास इसमें। ट्रॉपिकल ब्लू है, ग्रीन एप्पल है, रसबेरी है एंड पीच है। ये नॉन अल्कोहलिक है, हेल्दी बार है ये। आप इसको इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, बट यहाँ पे कोई नॉन अल्कोहलिक चीज़ सर्व नहीं होती। ये हलाल कैटेगरी में पाकिस्तान में पहली बार स्टार्ट किया गया है। आप यहाँ पे आएँ और फूड इंजॉय करें और विद म्यूज़िक, और अपनी हलाल कैटेगरी के ड्रिंक्स भी इंजॉय करें। I'm Hassan Maqsood, CEO of Blink Capital Management, short form BCM। पहले तो ये है कि इसका पस मंज़र हमें देखना पड़ेगा कि ये हमने रेड और ग्रीन किया क्यों। उसकी वजह ये है कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग में 2 टर्म्स यूटिलाइज होती हैं जिन्हें हम बुलिश और बेरिश कहते हैं। बुलिश मार्केट होती है जो नीचे से ऊपर जा रही हो, और बेरिश मार्केट होती है जो ऊपर से नीचे आ रही हो। तो हमने उसी मुनासबत से हमने बुलिश और बेरिश बर्गर, तो इस कलर को उसकी मुनासबत से हमने खाने में इंट्रोड्यूस किया, ताकि इसका जो है वो, और फ्लेवर भी डेफिनेटली हमने उसके मुताबिक थोड़ा सा बुलिश को थोड़ा स्पाइसी और बेरिश को थोड़ा लेस स्पाइसी हमने रखा, ताकि खाने में भी वो फ्लेवर उसका बुलिश और बेरिश का फील हो। लाहौरी जो है वो फूड लवर है, म्यूज़िक और फूड लाहौरियों पे एंड है। तो हमने लाहौरियों को उनके टेस्ट के मुताबिक इसको फूड के साथ मुंसलिक किया, फूड और म्यूज़िक के साथ, ताकि उनके लिए समझना भी आसान हो और वो खाते खाते जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस की टर्मिनोलॉजी को सीखे।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और आज शायरी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। शायरी जज्बात की अक्कासी और अल्फाज में कहानी के साथ साथ एक रवानी का काम भी करती है। तो नबिया कोई शेर सुना दें आप आज। शेर सुना दें, चलिए। हाँ, हमारे बाप ख्वाहिश का इजहार करें, लेकिन सुनने वालों से पहले ही माजरत कर लेती हूँ कि मुझे जज ना किया जाए इस बात पर, लेकिन अर्ज है जी। गुस्सा भी है तहजीबे ताल्लुक का तलबगार, गुस्सा भी है तहजीबे ताल्लुक का तलबगार, हम चुप हैं भरे बैठे हैं गुस्सा ना करेंगे। क्या बात है। ये जो आजकल सिचुएशन कुछ चल रही है उन पर बड़ा फिट बैठता है। तो शायरी का जब हम नाम लेते हैं तो जो हमारे ज़हन में बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े नाम गुजरे हैं, जो नाम हमें मौजूद रहे हैं पहले, ख्वाजा फरीद हैं, बाबा बुल्ले शाह हैं, सुल्तान बाहू हैं, उनकी जो काफियां हैं, तो वो हमने देखा कि वो अमन और इस्लाम का जो एक पैगाम था उसके लिए जरिया बनी है। बिल्कुल इकबाल की नज़मों का जब उन्होंने रूप लिया तो फिर बेदारी इंसान का काम किया। फैज और जालिब के शेरों की अगर बात करें तो फिर वो इनकलाब का सामान किया। जिस तरह से इकबाल का आपने जिक्र किया अनवार, मैं समझती हूँ कि हम बड़े अनफॉर्चुनेट हैं कि जब हम इकबाल का जिक्र करते हैं तो हमारी जो जनरेशन है या जो एक गैप हम देखते हैं उनके काम में, उनके कलाम में, वो बहुत ज्यादा है। वेस्ट में जब आई वेंट टू टर्की, आपने भी ट्रेवल किया होगा, तो जो वहाँ के लोग हैं या दुनिया भर के जो लोग हैं वो इकबाल को कितना ज्यादा मानते हैं और जो मोहब्बत करते हैं जिस तरह से। बिल्कुल। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बहुत इनको पसंद किया जाता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी। तहजीब आफी हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप तहजीब? वालेकुम सलाम, सुबह खैर, मैं ठीक, आप सुनाइए, खैरियत से? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जनाब सेलिब्रेट भी किया जा रहा है, शायरी का आलमी दिन भी है, तो सबसे पहले आगाज मेरे ख्याल से आज के दिन की मुनासबत से कुछ शेयर करेंगे हमारे साथ। जी, जैसे और दिन मनाए जाते हैं, मुझे खुशी है कि शायरी का भी आलमी दिन मनाया जा रहा है जी। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि शायरी जो है, मैं ये समझता हूँ कि बाकी आर्ट से कई दफ़ा मैं ये कहता हूँ कि मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि उससे खुदा न खास्ता मैं वो नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी अफजल होती है बाकी आर्ट से। वो इस वजह से क्योंकि शायर के पास लफ्ज़ की ताकत होती है। और मैं ये समझता हूँ ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है। तो तहजीब, आज हम चाह रहे हैं कि शुरू में आपसे कोई कलाम सुने, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी, मैं सुना देता हूँ। दो तीन शेर हैं कि ज़हन से यादों के लश्कर जा चुके, वो मेरी महफिल से उठकर जा चुके। ज़हन से यादों के लश्कर जा चुके, वो मेरी महफिल से उठकर जा चुके। मेरा दिल भी जैसे पाकिस्तान है, सब हुकूमत करके बाहर जा चुके। वाह, क्या बात है, सही है, जबरदस्त। बिल्कुल जी, बड़ा सिचुएशन पर बड़ा फिट बैठ रहा है। तो तहजीब, आप समझते हैं जो नौजवान शायर हैं ऐसे आ रहे हैं, जो हम पुराने नाम अभी ले रहे थे, गालिब, इकबाल, फैज या जालिब, इनकी तरह नाम पैदा कर सकते हैं उनके फुटस्टेप्स पर चलकर? रिसेंट टाइम में जॉन एलिया ने भी बहुत नाम बनाया अपना। जी जी, हाँ जी, ये ऐसा है कि जॉन साहब का बड़ा नाम है और 70s की दहाई में जॉन साहब के साथ रहने वाले और बहुत सारे बड़े बड़े शायर उस वक्त मौजूद थे। मतलब हमारी शायरी को लेके कोई दहाई खाली नहीं है और हमेशा शायरी होती रहेगी। और वो जो एक शेर लिखने की चाह में जितनी शायरी हो रही है ना, गुलाम मोहम्मद कासिर का एक शेर है कि दुनिया में जिंदा गजलों के कितने ही जहां आबाद हुए, पर तुझको देख के सोचता हूँ एक शेर अभी तक रहता है। तो वो जो एक शेर रहता है उसी की जुस्तजू में सारी शायरी की जा रही है और हो रही है। हाँ, थोड़ा सोशल मीडिया की वजह से नए लोग आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारी जो जनरेशन थी, मतलब जो हमारा जो दौर था शायरी का, मतलब 90s के बाद ना, तो मुझे लगता है कि हम मेहनत करने वाले या जो हम रातें जाग जाग जाते थे, रुलते थे शायरी को लेके, मुताला करना, शायरी पढ़ना ना, सफर करना, उनके लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। तो वो वाली मेहनत अब लोगों को नहीं करना पड़ती। की वजह ये है कि सब कुछ आपने वीडियो बनाई, टिकटॉक पे डाल दी, और इसका जितने फायदे भी हैं उतने नुकसान भी हैं। तो ये है। तो अब तहजीब, आप समझते हैं कि सोशल मीडिया का बड़ा ही अहम किरदार है इसमें? लोग बहुत
पसंद भी करते हैं, देखते भी हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे इकबाल की शायरी है, वो सूफी बुजुर्ग अगर उनको कहा जाए, एक अलग ही लेवल, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में जिस तरह से उन्होंने लिखा, तो जब भी मैंने उनको पढ़ने की कोशिश की तो साथ लुगत रखकर हमेशा उनको पढ़ा जाता है। लेकिन इस तरह जॉन एलिया का जिक्र किया गया, जो रीसेंट टाइम के हमारे शायर हैं, उनकी शायरी आम फहम है, आम इंसान के लिए है, फ़ौरन से समझ भी जाते हैं। तो इस तरह के आज के दौरे जदीद के शायर में आप किन को पसंद करते हैं, कौन आपके फेवरेट हैं? हाँ, ये बहुत अच्छी बात की। अच्छा, मैं आज भी कहीं बात कर रहा था, तो ये ज़बान है जिस तरह से अपना रुख तब्दील करती हैं, उस तरह कई मतलब जब पहला शायर, जब मैं कुली कुतुब शाह को ले लें, शायरी शुरू की थी, उनकी जो शायरी हम पढ़ते हैं तो उस वक्त उर्दू की कोई और शक्ल थी। तो मैंने भी यही कोशिश की कि शायरी को उस तरह के मतलब उस तरह से किया जाए जिसको लोग रिलेट कर सके, और इसके अंदर बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं ना। इकबाल किसी और नजरिए का शायर था, जालिब और ये किसी और, सूफी शायर अलग। तो हमारा जो अभी मैंने या जो हम जिस मकतब फिक्स या स्कूल ऑफ थॉट्स है, वो जाहिर है वो रोमांटिसिज्म है। और मेरे पसंदीदा शायर इस वक्त तो अभी गजल के बहुत बड़े नाम जो है, अहमद मुश्ताक साहब जो उर्दू गजल का एक मोतबर हमारा बहुत बड़े नाम है, अमेरिका की, महफूज इंदम को वो पसंद है, और बहुत सारे शायर हैं, मैं नाम गिनते थक जाऊंगा। ठीक है तहजीब, हम बड़ी दफ़ा ये सुनते हैं कि जो शायर हैं बड़े दुखी होते हैं, जिस तरह से अभी आपने भी कहा कि जो आप भी शायरी कर रहे हैं बड़ी जो रोमांटिसिज्म पे कर रहे हैं, तो क्यों इतने दुख हैं? खातून का ही दुख रहता है, महबूबा का ही दुख रहता है, इसको थोड़ा सा इस पर थोड़ी सी बात कीजिएगा। नहीं, आम देखें, ये जो मंसूब किया जाता है कि शायर दुखी रहता है, ये एक बात भी है, क्योंकि इस कायनात का मैं समझता हूँ आखिरी जो जज्बा है, मुझे लगता है कि ये उदासी है, ये सब हमें विरसे नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शायर भी आम लोगों की तरह एक जिंदगी गुजारता है, लेकिन कई दफा क्या होता है कि वो उस उदासी से या उस तन्हाई से लज्जत कशी करना शुरू हो जाता है। लेकिन मेरा क्या है कि मैं तो हंसता हूँ, बाकी शायर भी कुछ भी रहते हैं। तो ये इस तरह की फजूल बातें हैं कि शायर उदास होता है। कई दफा हमारे लिए आप शायरों के साथ एक फजूल बात और जुड़ी कि नहाते नहीं हम, जैसे मुझे देख के ठीक है। अच्छा, तो आप इसमें क्या कमेंट करेंगे? ये जुड़ी है बात कि गलत है? क्या कह रहे हैं? हाँ, गलत है ना। गलत है, ठीक है। अच्छा, मैंने क्रॉस द बॉर्डर्स बहुत सी वीडियोस आपकी देखी हैं, आपको वहां पर बड़ा पसंद किया जाता है, तो हमारी उर्दू और भारत की उर्दू में क्या फर्क समझते हैं आप? नहीं, हमारे उर्दू और उनकी उर्दू में देखिए, कोई भी लैंग्वेज होगी उसका कोई बाउंड्री है वो नहीं होता, वो सेम ही है। मतलब उनके यहाँ हिंदी चलती है, कुछ हिंदी के लफ्ज हैं, जो कई दफा ये होता है कि हम कोई उर्दू का या जो लफ्ज फारसी से आए तो वो अगर बांधते हैं तो कई दफा उनको नहीं समझ आते, तो उसके मानी लिखना पड़ते हैं। कहीं भी हो, मुझे लगता है कि शायरी तो शायरी है, वहाँ के लोग भी असल क्या है कि वहाँ आप समझते हैं कि आज के दौर में इस वक्त में बड़ी पहचान मिली है, बड़ा क्रेडिट मिला है। फॉर एग्जांपल हमारे माजी में इतने बड़े बड़े नाम गए जिन्होंने बहुत खूबसूरत शायरी की, बहुत ज़बरदस्त कमाल का कलाम लिखा, लेकिन उनको उस तरह से पहचान उनके जाने के बाद मिली, जब लोगों ने उनको पढ़ा, डिजिटल प्लेटफॉर्म जब से आए हैं। लेकिन अभी लोग पहचानते भी हैं, क्रेडिट भी दिया जाता है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है आज के दौर की। सोशल मीडिया को भी इसका क्रेडिट जाना चाहिए, आई मस्ट से। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। पहले क्या होता था, लोगों के सामने आना बहुत मुश्किल था, ठीक है। अब सोशल मीडिया की वजह से कि मैं वही बता रहा था कि कोई भी आप शायरी करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो आपके पास एक मीडियम मौजूद है, आप अपनी वीडियो डाल के फेसबुक पे डाल दें, कहीं भी डाल दें, टिकटॉक, कोई भी जरिया हो डाल देते हैं। तब मशहूर होना या सामने आना या मकबूल होना मुश्किल तो बहुत था, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग भी था। अब यहाँ क्या है कि जल्दी से आपने कितने लोग देखे होंगे आते हैं सामने और एक महीना जाता है कि वो फिर दोबारा नजर ही नहीं आता, गायब हो जाते हैं। बिल्कुल तहसीब, जिस तरह से आपने शुरू में एक शेर सुनाया था गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो अभी हम चाहेंगे, आपसे फरमाइश करेंगे कि आप इमरान खान पर या शहबाज शरीफ पर कोई एक शेर अगर हमें सुना दें।
नहीं, मैं हमेशा मतलब शायद गैर सियासी नहीं भी होते और होते भी हैं। मैंने गैर सियासी शेर सुना दे, मौजूदा हालात पर या गैर सियासी। मैंने तो वैसे कहा था आपकी मर्जी, जिस मर्जी ले चला। मैं कुछ सुना, एक गजल से शेर है कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया।